नमस्कार। बोलती किताबें में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं धर्मवीर भारती का लिखा महान उपन्यास गुनाहों का देवता। आज सुनिए उसका 6वां भाग। लेकिन बुआ जी दूसरे दिन गई नहीं। जब 3-4 दिन बाद चंदर गया तो देखा बाहर के सेहन में डॉक्टर शुक्ला बैठे हुए हैं और दरवाजा पकड़कर बुआ जी खड़ी बातें कर रही हैं। लेकिन इस वक्त बुआ जी काफी गंभीर थी और किसी विषय पर मंत्रणा कर रही थी। चंदर के पास पहुंचने पर फौरन वे चुप हो गईं और चंदर की ओर सशंकित नेत्रों से देखने लगी। डॉक्टर शुक्ला बोले, आओ चंदर, बैठो। चंदर बगल की कुर्सी खींचकर बैठ गया तो डॉक्टर साहब बुआ जी से बोले, हाँ हाँ, बातें करो। अरे ये तो घर के आदमी हैं, इनके बारे में सुधा ने बताया नहीं तुम्हें? ये चंदर हैं, हमारे शिष्य। बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा अच्छा, भैया बैठो। तू एक दिन और आए रहियो। बीए में पढ़त हो सुधा के संग? नहीं बुआ जी, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। वाह, बहुत खुशी भई तो को देख के। हाँ तो सुकुल, वे अपने भाई से बोली। फिर तो यही ठीक होई, बिंदी का ब्याह टाल देओ। और अगर ई लड़का ठीक हुई जाए तो सुधा का ब्याह आषाढ़ भर में निपटाए देओ। अब अच्छा नहीं लागत। ठूठ ऐसी बिटिया सुनी मांग लिए छर्रावा करत है एहर ओहर। बुआ बोली, हाँ ये तो ठीक है। डॉक्टर शुक्ला बोले, मैं खुद सुधा का ब्याह अब टालना नहीं चाहता। बीए तक की शिक्षा काफी है, वरना फिर हमारी जाति में तो लड़के नहीं मिलते। लेकिन ये जो लड़का तुम बता रही हो, घर वाले कुछ ऐतराज तो नहीं करेंगे? और फिर लड़का तो हमें अच्छा लगा, लेकिन घर वाले पता नहीं कैसे हों। अरे तो घर वालन से का करे का है तुको? लड़का तो अलग है, अपने आप पढ़ रहा है, और लड़की अलग रहिए। न सास का डर, न ननद की धौंस। हम पत्री मंगवाए देत हैं, मिलवाए लेव। डॉक्टर शुक्ला ने स्वीकृति से सिर हिला दिया। तो फिर बिनती के बारे में का कहत हो? अगहन तक टाल दिया जाए ना? बुआ जी ने पूछा। हाँ हाँ, डॉक्टर शुक्ला ने विचार में डूबे हुए कहा। तो फिर तुम्ही इन जूता पिटऊ बड़नकू से कह दियो, आए के कल से हमरी छाती पर मूंग दलत हैं। बुआ जी ने चंदर की ओर किसी को निर्देशित करते हुए कहा और चली गई। चंदर चुपचाप बैठा था, जाने क्या सोच रहा था। शायद कुछ भी नहीं सोच रहा था, मगर फिर भी अपनी विचार शून्यता में ही खोया हुआ सा था। जब डॉक्टर शुक्ला उसकी ओर मुड़े और कहा, चंदर, तो वह एकदम से चौंक गया और जाने किस दुनिया से लौट आया। डॉक्टर साहब ने कहा, अरे तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? नहीं तो? एक फीकी सी हंसी हंसकर चंदर ने कहा, तो मेहनत बहुत कर रहे होगे। कितने अध्याय लिखे अपनी थीसिस के? अब मार्च तक खत्म हो रहा है और पूरा अप्रैल तुम्हें थीसिस टाइप कराने में लगेगा और मई में हर हालत में उसे जमा हो जाना चाहिए। जी हाँ, बड़े थके स्वर में चंदर ने कहा, 10 अध्याय हो ही गए हैं, 3 अध्याय और होने के हैं और अनुक्रमणिका बनानी है। अप्रैल के पहले सप्ताह तक खत्म ही हो जाएगा। अब सिवा थीसिस के और करना ही क्या है? एक बहुत गहरी सांस लेते हुए चंदर ने कहा और माथा थामकर बैठ गया। कुछ तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? चाय बनवा लो। लेकिन सुधा तो है नहीं न महाराजिन। डॉक्टर साहब बोले। अरे सुधा, सुधा के नाम पर चंदर चौंक गया। हाँ, अभी वह सुधा के ही बारे में सोच रहा था जब बुआ जी बात कर रही थी। क्या सोच रहा था? देखो, उसने याद करने की कोशिश की, पर कुछ याद नहीं आ रहा था। पता नहीं क्या सोच रहा था। पता नहीं था। कुछ सुधा के ब्याह की बात हो रही थी शायद। क्या बात हो रही थी? कहाँ गई है सुधा? चंदर ने पूछा। आज शायद साबिर साहब के यहाँ गई है। उनकी लड़की उसके साथ पढ़ती है ना? वहीं गई है बिनती के साथ। अब इम्तिहान के
दिन कितने रह गए हैं? अभी घूमना बंद नहीं हुआ उनका? नहीं, दिन भर पढ़ने के बाद उठी थी। उसके भी सिर में दर्द था। चली गई। घूम फिर लेने दो बेचारी को। अब तो जा ही रही है। डॉक्टर शुक्ला बोले, एक हंसी के साथ जिसमें आंसू छलक पड़े थे। कहाँ तय हो रही है सुधा की शादी? बरेली में। अब उसकी बुआ ने बताया है। जन्म पत्री दी है, मिलवा लो। फिर तुम जरा सब बातें देख लेना। तुम तो थीसिस में व्यस्त रहोगे। मैं जाकर लड़का देख आऊंगा। फिर मई के बाद जुलाई तक सुधा का ब्याह कर देंगे। तुम्हें डॉक्टरेट मिल जाए और यूनिवर्सिटी में जगह मिल जाए, बस हम तो लड़का लड़की दोनों से फारिग। डॉक्टर शुक्ला बहुत अजीब से स्वरों में बोले। चंदर चुप रहा। बिंती को देखा तुमने? थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने पूछा। हाँ, वही ना जिनको डांट रही थी ये उस दिन? हाँ वही। उसके ससुर आए हुए हैं। उनसे कहना है कि अब शादी अगहन पूस के लिए टाल दें। पहले सुधा की हो जाए। वह बड़ी है और हम चाहते हैं कि बिंती को तब तक विदुषी का दूसरा खंड भी दिला दें। आओ उनसे बात कर ले अभी। डॉक्टर शुक्ला उठे। चंदर भी उठा और उसने अंदर जाकर बिंदी के ससुर के दिव्य दर्शन प्राप्त किए। वे एक पलंग पर बैठे थे, लेकिन वह अभागा पलंग उनके उदर के लिए ही नाकाफी था। वे चित्त पड़े थे और सांस लेते थे तो पुराणों की उस कथा का प्रदर्शन हो जाता था कि धीरे धीरे पृथ्वी का गोला वाराह के मुंह पर कैसे ऊपर उठा होगा। सिर पर छोटे छोटे बाल हैं और कमर में एक अंगोछे के अलावा सारा शरीर दिगंबर। सुबह शायद गंगा नहाकर आए थे, क्योंकि पेट तक में चंदन रोली लगी हुई थी। डॉक्टर शुक्ला जाकर बगल में कुर्सी पर बैठ गए। कहिए दुबे जी, कुछ जलपान किया आपने? पलंग चरमराया। उस विशाल मांसपिंड में एक भूडोल आया और दुबे जी जलपान की याद करके गदगद होकर हंसने लगे। एक थलथलाहट हुई और कमरे की दीवारें गिरते गिरते बची। दुबे जी ने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन असफल होकर लेटे ही लेटे कहा, हो, सब आपकी कृपा है। खूब छक्के मिष्टान पाया। अब जरा शरबत उर्बत कुछ मिले तो कुछ पेट में जलन है, सो शांत हो जाए। उन्होंने पेट पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा, अरे भाई जरा शरबत बना देना। डॉक्टर शुक्ला ने दरवाजे की ओट में खड़ी हुई बुआ जी से कहा। बुआ जी की आवाज सुनाई पड़ी। बाप रे, ई 2.5 मन की लहास, कम से कम मसक भर के शरबत तो उलेचे ली हैं। चंदन को हंसी आ गई। डॉक्टर शुक्ला मुस्कुराने लगे, लेकिन दुबे जी के दिव्य मुखमंडल पर कहीं भी क्षोभ या उल्लास की रेखा तक न आई। चंदन मन ही मन सोचने लगा, प्राचीन काल के ब्रह्मानंद सिद्ध महात्मा ऐसे ही होते होंगे। बुआ एक ग्लास में शरबत ले आई। दुबे जी कांख कांख कर उठे और एक सांस में शरबत गले से नीचे उतारकर गिलास नीचे रख दिया। दुबे जी, एक प्रार्थना है आपसे। डॉक्टर शुक्ला ने हाथ जोड़कर बड़े विनीत स्वर में कहा। नहीं नहीं, बात काटकर दुबे जी बोले, अब बस, हम कुछ न खावें। आप बहुत सत्कार किए, हम यही से छक गए। आपको देख के तो हमें बड़ी प्रसन्नता भाई। आप सचमुच दिव्य पुरुष हो। फिर आप तो लड़की के मामा हो और विवाह शादी में जो है सो मामा का पक्ष देखा जाता है। ये तो भगवान ऐसा जोड़ मिलाइन है कि वर पक्ष और कन्या पक्ष दुइन के मामा बड़े ज्ञानी हैं। आप हैं तो 3 कॉलेज में प्रोफेसर और ओहर हमार सार लड़का केर मामा जौन है तौन 3 डाकघर में मुंशी हैं। आपकी कृपा से। दुबे जी ने गर्व से कहा। चंदर मुस्कुराने लगा। अरे सो तो आपकी नम्रता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि गर्मियों में अगर ब्याह न रखकर जाड़े में रखा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तब तक आपके सत्कार की हम कुछ तैयारी भी कर लेंगे। डॉक्टर शुक्ला बोले। दुबे जी इसके लिए तैयार नहीं थे। वे बड़े अचरज में भरकर उनकी ओर देखने लगे, लेकिन बहुत कहने सुनने के बाद अंत में वे इस शर्त पर राजी हुए कि अगहन तक हर तीज त्योहार पर लड़के के लिए कुर्ता धोती का कपड़ा और 11-12 रुपए
नजराना जाएगा। और अगहन में अगर ब्याह हो रहा है तो सास ननद और जिठानी के लिए गरम साड़ी जाएगी। और जब जब दुबे जी गंगा नहाने प्रयागराज आएंगे तो उनका रोचना एक थाल कपड़े और एक स्वर्ण मंडित जौ से होगा। जब डॉक्टर शुक्ला ने यह स्वीकार कर लिया तो दुबे जी ने उठकर अपना झालम झेला कुर्ता गले में अटकाया और अपनी गठरी हाथ में उठाकर बोले, अच्छा तो अब आज्ञा देओ, हम चली अब। और ई रुपया लड़की को दे दियो, अब बात पक्की है। और अपने टेंट से उन्होंने एक मुड़ा मुड़ाया तेल लगा हुआ 5 रुपए का नोट निकाला और डॉक्टर साहब को दे दिया। चंदर, एक तांगा कर दो दुबे जी को। अच्छा, आओ हम भी चलें। जब ये लोग लौटे तो बुआ जी एक थैली से कुछ धर निकाल रही थी। डॉक्टर शुक्ला ने नोट बुआ जी को देते हुए कहा, लो, ये दे गए हैं तुम्हारे समधी जी, लड़की को दे दो। 5 रुपए का नोट देखा तो बुआ जी सुलग उठी। न गहना न गुड़िया, ब्याह पक्का करके गए एक कागज के टुकड़े से। अपना आप तो सोना और रुपया और कपड़ा सब लीलो को तैयार, और देत को दाई पेट पिराता है जूता पिटऊ का। अरे राम चाहिए तो जमदूत इन लहासा की बोटी बोटी करके राम जी के कुतन को खिलाए हैं। चंदर हंसी के मारे पागल हो गया। बुआ जी ने थैली का मुंह बांधा और बोली, अबहिन तक बिनती का पता न, और ऊ तुर्कन मलेच्छन के हिया कुछ खाई पी लीस तो फिर हमरे हिया गुजारा नहीं होका। बड़ी आजाद हुई गई है सुधा की सह पाई के। आवे देव, आज हम भद्रा उतारी थी। डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे में चले गए। चंदर को प्यास लगी थी। उसने बुआ जी से एक गिलास पानी मांगा। बुआ ने एक गिलास में पानी दिया और बोली, बैठ के पियो बेटा, बैठ के। कुछ खाई का देई? नहीं बुआ जी। बुआ बैठकर हंसिया से कटहल छीलने लगी और चंदर पानी पीता हुआ सोचने लगा, बुआ जी सभी से इतनी मीठी बातें करती हैं तो आखिर बिंदी से ही इतनी कटु क्यों है। इतने में अंदर चप्पलों की आहट सुनाई पड़ी। चंदर ने देखा सुधा और बिंती आ गई थीं। सुधा अपनी चप्पल उतारकर अपने कमरे में चली गई और बिंती आंगन में आई। बुआ जी के पास आकर बोली, लाओ हम तरकारी काट दें। चल हट ओहर, पहले नहाओ जाए के, कुछ खाए तो न रहियो। इतनी देर कहाँ घूमती रहियो, हम खूब अच्छी तरह जानी थू तू हमार नाक कटाइन के रहबो, पतुरैयन के ढंग सीखे हैं। बिनती चुप। एक तीखी वेदना का भाव उसके मुंह पर आया। उसने आंखें झुका ली, रोई नहीं और चुपचाप सिर झुकाए हुए सुधा के कमरे में चली गई। चंद्र क्षण भर खड़ा रहा, फिर सुधा के पास गया। सुधा के कमरे में अकेले बिनती खाट पर पड़ी थी, औंधे मुंह, तकिया मुंह में छिपाए। चंदर को जाने कैसा लगा। उसके मन में बेहद तरस आ रहा था इस बेचारी लड़की के लिए, जिसके पिता है ही नहीं और जिसे प्रताड़ना के सिवा कुछ नहीं मिला। चंदर को बहुत ही ममता लग रही थी इस अभागिन के लिए। वह सोचने लगा, कितना अंतर है दोनों बहनों में। एक बचपन से ही कितनी असीम दुलार, वैभव और स्नेह में पली है, और दूसरी प्रताड़ना और कितने अपमान में पली है, और वह भी अपनी ही सगी माँ से, जो दुनिया भर के प्रति स्नेहमयी है अपनी लड़की को छोड़कर। वह कुर्सी पर बैठकर चुपचाप यही सोचने लगा, अब आगे भी इस बेचारी को क्या सुख मिलेगा। ससुराल कैसी है यह तो ससुर को देखकर ही मालूम देता है। इतने में सुधा कपड़े बदलकर हाथ में किताब लिए उसे पढ़ती हुई उसी में डूबी हुई आई और खाट पर बैठ गई। अरे बिनती, कैसे पड़ी हो? अच्छा, तुम चंदर हो? बिनती उठो, उसने बिनती की पीठ पर हाथ रखकर कहा। बिनती जो अभी तक निश्चेत पड़ी थी, सुधा के ममता भरे स्पर्श पर फूट फूट कर रो पड़ी। तो सुधा ने चंदर से कहा, क्या हुआ बिनती रानी को? और बिनती भी जोरों से सिसकियां भरने लगी। तो सुधा ने चंदर से कहा, कुछ तुमने कहा होगा। 14 दिन बाद आए और आते ही लगे रुलाने उसे। कुछ कहा होगा तुमने, समझ गए, घूमने के लिए उसे डांटा होगा। हम साफ साफ बताए देते हैं चंदर, हम तुम्हारी डांट सह लेते हैं, इसके ये मतलब नहीं।
अब तुम इस बेचारी पर भी रोब झाड़ने लगो। इससे कभी कुछ कहा तो अच्छी बात नहीं होगी। तुम्हारे दिमाग का कोई पुर्जा ढीला हो गया है क्या? मैं क्यों बोलूंगा बिंती को कुछ? बस फिर यही बात तुम्हारी बुरी लगती है। सुधा बिगड़कर बोली। क्यों? क्यों नहीं कहोगे बिंती को कुछ? जब हमें कहते हो तो उसे क्यों नहीं कहोगे? हम तुम्हारे अपने हैं, तो क्या वो तुम्हारी अपनी नहीं है? चंदर हंस पड़ा। सो क्यों नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ ना ऐसे निभा ना वैसे निभा। ये सब कुछ हम नहीं जानते। क्यों रो रही है यह? सुधा बोली धमकी के स्वर में। बुआ जी ने कुछ कहा था। चंदर बोला। अरे तो उसके लिए क्या रोना? इतना समझाया तुझे कि उनकी तो आदत है, हंसकर टाल दिया कर। चल उठ। हंसती है कि गुदगुदाऊं? सुधा ने गुदगुदाते हुए कहा। बिंती ने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया और फिर सिसकियां भरने लगी। नहीं मानेगी तू? सुधा बोली। अभी ठीक करती हूँ तुझे मैं। चंदर, पकड़ो तो इसका हाथ। चंदर चुप रहा। नहीं उठे। उठो, तुम इसका हाथ पकड़ लो तो हम अभी इसे हंसाते हैं। सुधा ने चंदर का हाथ पकड़कर बिंती की ओर बढ़ते हुए कहा। चंदर ने अपना हाथ खींच लिया और बोला, वह तो रो रही है और तुम बजाय समझाने के उसे परेशान कर रही हो। अरे जानते हो क्यों रो रही है? अभी इसके ससुर आए थे। वो बहुत मोटे थे, तो ये सोच रही है कहीं वो भी मोटे हों। सुधा ने फिर उसकी गर्दन गुदगुदाकर कहा। बिंती हंस पड़ी। सुधा उछल पड़ी। लो, ये तो हंस पड़ी। अब रोगी? अब फिर सुधा ने गुदगुदाना शुरू किया। बिंती पहले तो हंसी से लौट गई, फिर पल्ला संभालते हुए बोली, छी दीदी, वो बैठे हैं कि नहीं? और उठकर बाहर जाने लगी। कहाँ चली? सुधा ने पूछा। जा रही हूँ नहाने। बिंती पल्लू से सिर ढकते हुए चल दी। क्यों? मैंने तुम्हारा बदन छू दिया इसलिए? सुधा हंसकर बोली। ए चंदर, वो गेसू का भाई है ना हसरत, मैंने उसे छू लिया तो फौरन उसने जाकर अपना मुंह साबुन से धोया और अम्मी जान से बोला, मेरा मुंह जूठा हो गया। और आज हमने गेसू के अख्तर मियाँ को देखा, बड़े मजे के हैं। मैं तो गेसू से बात करती रही, लेकिन बिंती और फूल ने बहुत छेड़ा उन्हें। बेचारे घबरा गए। फूल बहुत चुलबुली है और है बड़ी नाजुक, बड़ी बोलने वाली है। और बिंती और फूल का खूब जोड़ा मिला। दोनों खूब गाती हैं। बिंती गाती भी है? चंदर ने पूछा। हमने तो रोते ही देखा। अरे बहुत अच्छा गाती है। इसने एक गांव का गाना बहुत अच्छा गाया था। अरे देखो, वह सब बताने में हम तुम पर गुस्सा होना तो भूल ही गए। कहाँ रहे 4 रोज? बोलो, बताओ जल्दी से। व्यस्त थे सुधा। अब थीसिस 3 हिस्सा लिख गई। इधर हम लगातार 5 घंटे से बैठकर लिखते थे। चंदर बोला। 5 घंटे? सुधा बोली। दूध आजकल पीते हो कि नहीं? हाँ हाँ, 3 गायें खरीद ली हैं। चंदर बोला। नहीं, मजाक नहीं, कुछ खाते पीते रहना। कहीं तबीयत खराब हुई तो अब हमारा इम्तिहान है। पड़े पड़े मक्खी मारोगे और अब हम देखने भी नहीं आ सकेंगे। अब कितना कोर्स बाकी है तुम्हारा? कोर्स तो खत्म था हमारा, कुछ कठिनाइयां थी, सो पिछले 2-3 हफ्ते में मास्टर साहब ने बता दी थी। अब दोहराना है। लेकिन बिंती का इम्तिहान मई में है, उसे भी तो पढ़ाना है। अच्छा, अब हम चले। अरे बैठो, फिर जाने क्या दिन बाद आओगे। आज बुआ जी तो चली जाएंगी, फिर कल से यही पढ़ो ना। तुमने बिंती के ससुर को देखा था? हाँ देखा था। चंदर उनकी रूपरेखा याद करके हंस पड़ा। बाप रे, पूरे टैंक थे वे तो। बिंती की ननद से तुम्हारा ब्याह करवा दें? करोगे? सुधा बोली। लड़की इतनी ही मोटी है, उसे कभी डांट लेना तो देखेंगे तुम्हारी हिम्मत। ब्याह? एकदम से चंदर को याद आ गया। अभी बुआ जी ने बात की थी सुधा के ब्याह की। तब उसे कैसा लगा था? कैसा लगा था? उसका दिमाग घूम गया था। लगा जैसे एक असहनीय दर्द था। क्या था जो उसकी नस नस को तोड़ गया एकदम? क्या हुआ चंदर? अरे चुप क्यों हो गए? डर गए मोटी लड़की के नाम से? सुधा ने चंदर का कंधा पकड़कर झकझोरते हुए कहा। चंदर एक फीकी हंसी हंसकर रह गया और चुपचाप सुधा की ओर देखने लगा। सुधा चंदर की निगाह से सहम गई।
चंदर की निगाह में जाने क्या था, एक अजब सा पथराया सूनापन, एक जाने किस दर्द का अमंगल छाया, एक जाने किस पीड़ा की मूक आवाज, एक जाने कैसी पिघलती हुई सी उदासी, और वह भी गहरी, जाने कितनी गहरी। और चंदर था कि एक टक देखता जा रहा था, एक टक अपलक। सुधा को जाने कैसा लगा, ये अपना चंदर तो नहीं, ये अपने चंदर की निगाह तो नहीं है। चंदर तो ऐसी निगाह से इस तरह अपलक तो सुधा को कभी नहीं देखता था। नहीं, यह चंदर की निगाह तो नहीं। इस निगाह में न शरारत है, न डांट है, न दुलार और न करुणा। इसमें कुछ ऐसा है जिससे सुधा बिल्कुल परिचित नहीं, जो आज चंदर में पहली बार दिखाई पड़ रहा है। सुधा को जैसे डर लगने लगा, जैसे वह कांप उठी। नहीं, यह कोई दूसरा चंदर है जो उसे इस तरह देख रहा है। यह कोई अपरिचित है, कोई अजनबी, किसी दूसरे देश का कोई व्यक्ति जो सुधा को चंदर, चंदर, तुम्हें क्या हो गया? सुधा की आवाज मारे डर के कांप रही थी। उसका मुंह पीला पड़ गया, उसकी सांसें बैठने लगी थी। चंदर, और जब उसका कुछ बस न चला तो उसकी आंखों में आंसू छलक आए। हाथों पर गरम गरम एक बूंद आकर पड़ते ही चंदर चौंक गया। अरे सुधी, रो मत। नहीं पगली, हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं, एक गिलास पानी तो ले आओ। सुधा अब भी कांप रही थी। चंदर की आवाज में अभी भी वह मुलायमियत नहीं आ पाई थी। वह पानी लाने उठी। नहीं, तुम कहीं मत जाओ, तुम बैठी रहो यहीं। उसने उसकी हथेली अपने माथे पर रखकर जोर से अपने हाथों में दबा ली और कहा, सुधा। क्यों चंदर? कुछ नहीं, चंदर ने आवाज दी, लेकिन लगता था वह आवाज चंदर की नहीं थी। न जाने कहां से आ रही थी। क्या सिर में दर्द है? बिंती, एक गिलास पानी लाओ जल्दी से, सुधा ने आवाज दी। चंदर जैसे पहले सा हो गया। अरे, अभी मुझे क्या हो गया था? तुम क्या बात कर रही थी सुधा? पता नहीं, तुम्हें अभी क्या हो गया था? सुधा ने घबराई हुई गौरैया की तरह सहम कर कहा। चंदर स्वस्थ हो गया। कुछ नहीं सुधा, मैं ठीक हूँ। मैं तो यूं ही तुम्हें परेशान करने के लिए चुप था, उसने हंसकर कहा। हाँ चलो रहने दो, तुम्हारे सिर में दर्द है जरूर से, सुधा बोली। बिंती पानी लेकर आ गई। लो, पानी पियो। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, चंदर बोला। बिंती, जरा पेन बाम ले आओ, सुधा ने गिलास जबरदस्ती उसके मुंह से लगाते हुए कहा। बिंती पेन बाम ले आई। बिंती, तू जरा लगा दे इनके। अरे खड़ी क्यों है? कुर्सी के पीछे खड़ी होकर माथे पर जरा हल्की उंगली से लगा दे। बिंती आज्ञाकारी लड़की की तरह आगे बढ़ी, लेकिन फिर हिचक गई। किसी अजनबी लड़के के माथे पर कैसे पेन बाम लगा दे? चलती है या अभी काट के गाड़ देंगे यहीं? मोटकी कहीं की, खा खा कर मुटानी है, जरा सा काम नहीं होता। बिंती ने हार कर पेन बाम लगाया। चंदर ने उसका हाथ हटा दिया तो सुधा ने बिंती के हाथ से पेन बाम लेकर कहा, आओ हम लगा दे। बिंती पेन बाम देकर चली गई तो चंदर बोला, अब बताओ क्या बात कर रही थी? हाँ, बिंती के ब्याह की। ये उनके ससुर तो बहुत ही भद्दे मालूम पड़ रहे थे। क्या देखकर ब्याह कर रही हो तुम लोग? पता नहीं क्या देखकर ब्याह कर रही है बुआ। असल में बुआ पता नहीं क्यों बिंती से इतनी चिढ़ती हैं। वह तो चाहती है कि किसी तरह बोझ टले सिर से, लेकिन चंदर, यह बिंती बड़ी खुश है। यह तो चाहती है किसी तरह जल्दी से ब्याह हो। सुधा मुस्कुराती हुई बोली। अच्छा, यह खुद ब्याह करना चाहती है? चंदर ने ताज्जुब से पूछा। और क्या, अपने ससुर की खूब सेवा कर रही थी सुबह। बल्कि पापा तो कह रहे थे कि अभी यह बीए कर ले तब ब्याह करो। हमने पापा से कहा इससे पूछने को। हमने पूछा तो कहने लगी बीए करके भी वही करना होगा, तो बेकार, टालने से क्या फायदा। फिर पापा हमसे बोले कि कुछ वजहों से अगहन में ब्याह होगा। तो बड़े ताज्जुब से बोली, अगहन में? सुधा, तुम जानती हो अगहन में उसका ब्याह क्यों टल रहा है? पहले तुम्हारा ब्याह होगा, चंदर हंसकर बोला। वह पूर्णतया शांत था,
और उसके स्वर में कम से कम बाहर सिवा चुहल के और कुछ भी न था। मेरा ब्याह? मेरा ब्याह? आंखें फाड़कर, मुंह फैलाकर, हाथ नचाकर, कुतूहल भरे आश्चर्य से सुधा ने कहा, और फिर हंस पड़ी, खूब हंसी। कौन करेगा मेरा ब्याह? बुआ, पापा करने ही नहीं देंगे। हमारे बिना पापा का काम नहीं चलेगा। और बाबू साहब, तुम किस पर आकर रंग जमाओगे? ब्याह मेरा? सुधा ने मुंह बिचकाकर उपेक्षा से कहा। नहीं सुधा, मैं गंभीरता से कह रहा हूँ, 3-4 महीने के अंदर तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। चंदर उसे विश्वास दिलाते हुए बोला। अरे जाओ, सुधा ने हंसते हुए कहा। ऐसे हम तुम्हारे बनाने में आ जाएं तो हो चुका। अच्छा जाने दो, तुम्हारे पास कोई पोस्ट कार्ड है? लाओ, जरा इस कॉमरेड को एक चिट्ठी तो लिख दें। चंदर बात बदलकर बोला। पता नहीं क्यों इस विषय की बात चलने में उसे कैसा लगता था। कौन कॉमरेड? सुधा ने पूछा। तुम भी कम्युनिस्ट हो गए क्या? नहीं जी, वो बरेली का सोशलिस्ट लड़का कैलाश, जिसने झगड़े में हम लोगों की जान बचाई थी। हमने तुम्हें बताया नहीं था सब किस्सा उस झगड़े का, जब हम और पापा बाहर गए थे? हाँ हाँ, बताया था। उसे जरूर खत लिख दो, सुधा ने पोस्ट कार्ड देते हुए कहा। तुम्हें पता मालूम है, चंदर जब पोस्ट कार्ड लिख रहा था तो सुधा ने कहा, सुनो, उसे लिख देना कि पापा की जान बचाने के एवज में आपके बहुत कृतज्ञ हैं, और कभी अगर हो सके तो आप इलाहाबाद जरूर आए। लिख दिया? हाँ, चंदर ने पोस्ट कार्ड जेब में रखते हुए कहा। चंदर, हम भी सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर होंगे, सुधा ने मचलते हुए कहा। चलो, अब तुम्हें ये नई सनक सवार हुई। तुम क्या समझ रही हो सोशलिस्ट पार्टी को? राजनीति पार्टी है वह। यह मत कहना कि सोशलिस्ट पार्टी में जाओ और लौटकर आओ तो पापा से कहो, अरे हम तो समझे पार्टी है, वहाँ चाय पानी मिलेगा, वहाँ तो सब लोग लेक्चर देते हैं। धत, हम कोई बेवकूफ हैं क्या? सुधा ने बिगड़ कर कहा। नहीं, सो तो तुम बुद्धि सागर हो, लेकिन लड़कियों की राजनीतिक बुद्धि कुछ ऐसी ही होती है, चंदर बोला। अच्छा रहने दो, लड़कियां ना हो तो काम ही न चले, सुधा ने कहा। अच्छा सुधा, आज कुछ रुपए दोगी? हमारे पास पैसे खत्म हैं और सिनेमा देखना है जरा, चंदर ने बहुत दुलार से कहा। हाँ हाँ, जरूर देंगे तुम्हें, मतलबी कहीं के, सुधा बोली। अभी अभी तुम लड़कियों की बुराई कर रहे थे ना? तो तुम और लड़कियों में से थोड़े ही हो, तुम तो हमारी सुधा हो, सुधा महान। सुधा पिघल गई। अच्छा, कितना लोगे? अपने पॉकेट में से 5 रुपए का नोट निकालकर बोली। इससे काम चल जाएगा? हाँ हाँ, आज जरा सोच रहे हैं पम्मी के यहाँ जाएं, तब सेकंड सो जाएं। पम्मी रानी के यहाँ जाओगे? समझ गए, तभी तुमने चाचा जी से ब्याह से इनकार कर दिया। लेकिन पम्मी तुमसे 3 साल बड़ी है, लोग क्या कहेंगे? सुधा ने छेड़ा। तो क्या हुआ जी, सब यूं ही चलता है, चंदर हंसकर टाल गया। तो फिर खाना यहीं खाए जाओ और कार लेते जाओ, सुधा ने कहा। मंगवाओ, चंदर ने पलंग पर पैर फैलाते हुए कहा। खाना आ गया, और जब तक चंदर खाता रहा, सुधा सामने बैठी रही और बिनती दौड़ दौड़ कर पूरी लाती रही। जब चंदर मम्मी के बंगले पर पहुंचा तो शाम होने में देर नहीं थी, लेकिन अभी फर्स्ट शो शुरू होने में देरी थी। पम्मी गुलाबों के बीच में टहल रही थी और बटी एक अच्छा सा सूट पहने लॉन में बैठा था और घुटनों पर ठुड्डी रखे कुछ सोच विचार में पड़ा था। बटी के चेहरे का पीलापन भी कुछ कम था और वह देखने से इतना भयंकर भी नहीं मालूम पड़ता था, लेकिन उसकी आंखों का पागलपन अभी वैसा ही था। और खूबसूरत सूट पहनने पर भी उसका हाल यह था कि एक कॉलर अंदर था और एक बाहर। पम्मी ने चंदर को आते देखा तो खिल गई। हेलो कपूर, क्या हाल है? पता नहीं क्यों आज सुबह से मेरा मन कह रहा था कि आज मेरे मित्र जरूर आएंगे, और शाम के वक्त तो तुम इतने अच्छे लगते हो, जैसे वह जगमग सितारा जिसे देखकर किट्स ने अपनी आखिरी सानेट लिखी थी।
पम्मी ने एक गुलाब तोड़ा और चंदर के कोट के बटन होल में लगा दिया। चंदर ने बड़े भय से बल्टी की ओर देखा कि कहीं गुलाब के तोड़े जाने पर वह चंदर की गर्दन पर सवार न हो जाए। लेकिन बल्टी कुछ बोला नहीं। बल्टी ने सिर्फ हाथ उठाकर अभिवादन किया और फिर बैठकर सोचने लगा। पम्मी ने कहा, आओ अंदर चलें। और चंदर और पम्मी दोनों ड्राइंग रूम में बैठ गए। चंदर ने कहा, मैं तो डर रहा था कि तुमने गुलाब तोड़कर मुझे दिया तो कहीं बल्टी नाराज न हो जाए। लेकिन वह कुछ बोला नहीं। पम्मी मुस्कुराई। हाँ, अब वो कुछ कहता नहीं। और पता नहीं क्यों गुलाबों से उसकी तबीयत भी इधर हट गई। अब वो उतनी परवाह भी नहीं करता। क्यों? चंदर ने ताज्जुब से पूछा। पता नहीं क्यों। मेरी तो समझ में यह आता है कि उसका विश्वास जितना अपनी पत्नी पर था वह इधर धीरे धीरे हट गया और इधर वह यह विश्वास करने लगा है कि सचमुच वह सार्जेंट को प्यार करती थी, इसलिए उसने फूलों को प्यार करना छोड़ दिया। अच्छा, लेकिन यह हुआ कैसे? उसने तो अपने मन में इतना गहरा विश्वास जमा रखा था कि मैं समझता था कि मरते दम तक उसका पागलपन न छूटेगा। चंदर ने कहा, नहीं, बात यह हुई कि तुम्हारे जाने के 2-3 दिन बाद मैंने एक दिन सोचा कि मान लिया जाए, अगर मेरे और बल्टी के विचारों में मतभेद है तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उसके गुलाब चुराकर उसे मानसिक पीड़ा पहुंचाऊं और उसका पागलपन बढ़ाऊं। बुद्धि और तर्क के अलावा भावना और सहानुभूति का भी एक महत्व मुझे लगा और मैंने फूल चुराना छोड़ दिया। 2-3 दिन वह बेहद खुश रहा, बेहद खुश। और मुझे भी बड़ा संतोष हुआ कि लो, अब बर्टी शायद ठीक हो जाए। लेकिन तीसरे दिन सहसा उसने अपना खुरपा फेंक दिया, कई गुलाब के पौधे उखाड़ कर फेंक दिए और मुझसे बोला, अब तो कोई फूल भी नहीं चुराता। अब भी वह इन फूलों में नहीं मिलती। वह जरूर सार्जेंट के साथ जाती है। वह मुझे प्यार नहीं करती, हरगिज नहीं करती। और वह रोने लगा। बस उसी दिन से वह गुलाबों के पास नहीं जाता और आजकल बहुत अच्छे अच्छे सूट पहनकर घूमता है और कहता है, मैं क्या सार्जेंट से कम सुंदर हूँ? और इधर वह बिल्कुल पागल हो गया है। पता नहीं किससे अपने आप लड़ता रहता है। चंदर ने ताज्जुब से सिर हिलाया। हाँ, मुझे बड़ा दुख हुआ। पम्मी बोली, मैंने तो हमदर्दी की कि फूल चुराने बंद कर दिए और उसका नतीजा यह हुआ। पता नहीं क्यों कपूर, मुझे लगता है कि हमदर्दी करना इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। आदमी से हमदर्दी कभी नहीं करनी चाहिए। चंदर ने सहसा अपनी घड़ी देख। क्यों? अभी तुम नहीं जा सकते। बैठो और बातें सुनो। इसलिए मैंने तुम्हें दोस्त बनाया है। आज 2-3 साल हो गए मैंने किसी से बातें नहीं की और तुमसे इसलिए मैंने मित्रता की है कि बातें करूंगी। चंदर हंसा। आपने मेरा अच्छा उपयोग ढूंढ निकाला। नहीं, उपयोग नहीं। कपूर, तुम मुझे गलत ना समझना। जिंदगी ने मुझे इतनी बातें बताई है और यह किताबें जो इधर मैं पढ़ने लगी हूँ, इन्होंने मुझे इतनी बातें बताई है कि मैं चाहती हूँ कि उन पर बातचीत करके अपने मन का बोझ हल्का कर लूँ और तुम्हें बैठकर सुननी होंगी सभी बातें। हाँ, मैं तैयार हूँ। लेकिन किताबें पढ़नी कब से शुरू कर दी तुमने? चंदन ने ताज्जुब से पूछा। अभी उसी दिन से। मैं डॉक्टर शुक्ला के यहाँ गई। उनकी लड़की से मालूम हुआ कि तुम्हें कविता पसंद है। मैंने सोचा उसी पर बातें करूं और मैंने कविताएं पढ़नी शुरू कर दी। अच्छा, तो देखता हूँ कि 2-3 हफ्ते में भाई और बहन दोनों में कुछ परिवर्तन आ गए। पम्मी कुछ बोली नहीं, हंस दी। मैं सोचता हूँ पम्मी कि आज सिनेमा देखने जाऊं। कार है साथ में। अभी 15 मिनट बाकी है। चाहो तो चलो। सिनेमा? आज 4 साल से मैं कहीं नहीं गई हूँ। सिनेमा, हौज, बॉल डांस सभी जगह जाना बंद कर दिया है मैंने। मेरा दम घुटेगा हॉल के अंदर। लेकिन चलो देखें। अभी भी कितने ही लोग वैसे ही खुशी से सिनेमा देखते होंगे। एक गहरी सांस लेकर अम्मी बोली, बट्टी को ले चलोगे? हाँ हाँ, तो चलो उठो, फिर देर हो जाएगी।
चंदर ने घड़ी देखते हुए कहा। पम्मी फौरन अंदर के कमरे में गई और एक जॉर्जेट का हल्का भूरा गाउन पहनकर चली आई। इस रंग में वह जैसे निखर आई। चंदर ने उसकी ओर देखा तो वह लजा गई और बोली, इस तरह से मत देखो। मैं जानती हूँ यह मेरा सबसे अच्छा गाउन है। इसमें कुछ अच्छी लगती होंगी। चलो। और आकर उसने बेतकल्लुफी से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। दोनों बाहर आए तो बर्टी लॉन में घूम रहा था। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वो बड़ी शान से सीना ताने था। बर्टी, आज मिस्टर कपूर मुझे सिनेमा दिखलाने जा रहे हैं। तुम भी चलोगे? बर्टी ने सिर हिलाकर जोर से कहा। सिनेमा? सिनेमा जाऊंगा? कभी नहीं, भूल कर भी नहीं। तुमने मुझे क्या समझा है? मैं सिनेमा जाऊंगा? धीरे धीरे उसका स्वर मंद पड़ गया। अगर सिनेमा में वह सार्जेंट के साथ मिल गई तो मैं उसका गला घोट दूंगा। अपने गले को दबाते हुए बर्टी बोला और इतनी जोर से दबा दिया अपना गला कि आंखें लाल हो गई और खांसने लगा। खांसी बंद हुई तो बोला, वह मुझे प्यार नहीं करती, वह सार्जेंट को प्यार करती है। वह उसी के साथ घूमती है। अगर वह मिल जाएगी सिनेमा में तो मैं उसकी हत्या कर डालूंगा। तो पुलिस आ जाएगी और खेल खत्म हो जाएगा। तुम जानते हो मिस्टर कपूर, मैं उससे कितना नफरत करता हूँ। और लेकिन वह कौन जानता है मैं नफरत करता हूँ और वह मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं पागल हूँ। उफ। और वह सिर थामकर बैठ गया। पम्मी ने चंदर का हाथ पकड़कर कहा, चलो, यहाँ रहने से उसका दिमाग और खराब हो जाएगा। आओ। दोनों जाकर कार में बैठे। चंदर खुद ही ड्राइव कर रहा था। पम्मी बोली, बहुत दिन से मैंने कार ड्राइव नहीं की। लाओ, मैं आज ड्राइव करूं। पम्मी ने स्टीयरिंग अपने हाथ में ले ली। चंदर इधर बैठ गया। थोड़ी देर में कार रिजेंट के सामने जा पहुंची। चित्र था सेलामी हेयर सी डांस। चंदर ने टिकट लिया और दोनों ऊपर बैठ गए। अभी न्यू रील चल रही थी। सासा पम्मी ने कहा, कपूर, सेलामी की कहानी मालूम है ना? क्या यह कोई उपन्यास है? चंदर ने पूछा। नहीं, यह बाइबल की एक कहानी है। असल में एक राजा था हेराद। उसने अपने भाई को मारकर उसकी पत्नी से शादी कर ली। उसकी भतीजी थी सेलामी, जो बहुत सुंदर थी और बहुत अच्छा नाचती थी। हेराद उस पर मुग्ध हो गया, लेकिन सेलामी एक पैगंबर पर मुग्ध थी। पैगंबर ने सेलामी के प्रणय को ठुकरा दिया। एक बार हेराद ने सेलामी से कहा, यदि तुम नाचो तो मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। सेलामी नाची और पुरस्कार में उसने अपना अपमान करने वाले पैगंबर का सिर मांगा। हेराद वचनबद्ध था। उसने पैगंबर का सिर तो दे दिया, लेकिन बाद में इस भय से कि कहीं राज्य पर कोई आपत्ति न आए, उसने सेलामी को भी मरवा डाला। चंदर को यह कहानी बहुत अच्छी लगी। तब तो चित्र बहुत ही अच्छा होगा। उसने सोचा, सुधा की परीक्षा है, वरना सुधा को भी दिखला देता। लेकिन क्या नैतिकता है इन पाश्चात्य देशों की कि अपनी भतीजी पर ही हैराद मुग्ध हो गया। उसने कहा पम्मी से, लेकिन हैराद अपनी भतीजी पर ही मुग्ध हो गया तो क्या हुआ? यह तो सेक्स है मिस्टर कपूर। सेक्स जितनी भयंकर शक्तिशाली भावना है, यह भी शायद तुम नहीं समझते। अभी तुम्हारी आंखों में बड़ा भोलापन है। तुम रूप की आग के संसार से दूर मालूम पड़ते हो, लेकिन शायद 1-2 साल बाद तुम भी जानोगे कि यह कितनी भयंकर चीज है। आदमी के सामने वक्त बेवक्त, नाता रिश्ता, मर्यादा अमर्यादा कुछ भी नहीं रह जाता। जब वो अपनी भतीजी पर मोहित हुआ तो क्या? मैंने तो तुम्हारे यहाँ एक पौराणिक कहानी पढ़ी थी। महादेव अपनी लड़की सरस्वती पर मुग्ध हो गए। महादेव नहीं, ब्रह्मा। चंदर बोला, हाँ हाँ, ब्रह्मा, मैं भूल गई थी। यह तो सेक्स है। आदमी को कहाँ ले जाता है यह अंदाजा भी नहीं किया जा सकता। तुम तो अभी बच्चों की तरह भोले हो, और ईश्वर न करे तुम कभी इस प्याले का शरबत चखो। मैं भी तो तुम्हारी इस पवित्रता को प्यार करती हूँ। पम्मी ने चंदर की ओर देखकर कहा, तुम जानते हो मैंने तलाक क्यों दिया? मेरा पति मुझे बहुत चाहता था, लेकिन मैं विवाहित जीवन के
वासनात्मक पहलू से घबरा उठी। मुझे लगने लगा मैं आदमी नहीं हूँ, बस मांस का लोथड़ा हूँ जिसे मेरा पति जब चाहे मसल दे। ऊब गई थी। एक गहरी नफरत थी मेरे मन में। तुम आए, तुम बड़े पवित्र लगे। तुमने आते ही प्रणय याचना नहीं की। तुम्हारी आंखों में भूख नहीं थी, हमदर्दी थी, स्नेह था, कोमलता थी, निश्चलता थी। तुम मुझे काफी अच्छे लगे। तुमने मुझे अपनी पवित्रता देकर जिला दिया। चंदर को एक अजब सा गौरव अनुभव हुआ और पम्मी के प्रति एक बहुत ऊंची आदर भावना। उसने पवित्रता देकर जिला दिया। सहसा चंदर के मन में आया, लेकिन यह उसके व्यक्तित्व की पवित्रता किसकी दी हुई है? सुधा की ही ना। उसी ने तो सिखाया है कि पुरुष और नारी में कितने ऊंचे संबंध रह सकते हैं। क्या सोच रहे हो? पम्मी ने अपना हाथ कपूर की गोद में रख दिया। कपूर सिहर गया, लेकिन शिष्टाचारवश उसने अपना हाथ पम्मी के कंधे पर रख दिया। पम्मी ने 2 क्षण बाद अपना हाथ हटा लिया और बोली, कपूर, मैं सोच रही हूँ, अगर यह विवाह संस्था हट जाए तो कितना अच्छा हो। पुरुष और नारी में मित्रता हो, बौद्धिक मित्रता और दिल की हमदर्दी। यह नहीं कि आदमी औरत को वासना की प्यास बुझाने का प्याला समझे और औरत आदमी को अपना मालिक। असल में बनने के बाद ही पता नहीं क्यों संबंधों में विकृति आ जाती है। मैं तो देखती हूँ कि प्रणय विवाह भी होते हैं तो वह असफल हो जाते हैं, क्योंकि वह विवाह के पहले आदमी औरत को ऊंची निगाह से देखता है, हमदर्दी और प्यार की चीज समझता है, और विवाह के बाद सिर्फ वासना की। मैं तो प्रेम में भी विवाह पक्ष में नहीं हूँ और प्रेम में भी वासना का विरोध करती हूँ। लेकिन हर लड़की ऐसे थोड़ी ही होती है। चंदर बोला, तुम्हें वासना से नफरत हो, लेकिन हर एक को तो नहीं। हर एक को तो होती होगी। हर एक को होती है। लड़कियां बस वासना की झलक, एक हल्की सी सिहरन, एक गुदगुदी पसंद करती हैं। बस उसी के पीछे उन पर चाहे जो दोष लगाया जाए। लेकिन अधिकतर लड़कियां कम वासना प्रिय होती हैं, लड़के ज्यादा। चित्र शुरू हो गया। वह चुप हो गई, लेकिन थोड़ी ही देर में मालूम हुआ कि चित्र भ्रमात्मक था। वह बाइबल की सलामी की कहानी नहीं थी। वह एक अमेरिकन नर्तकी और कुछ डाकुओं की कहानी थी। पम्मी ऊब गई। अब जब डाकू पकड़कर सलामी को एक जंगल में ले गए तो इंटरवल हो गया और पम्मी ने कहा, अब चलो। आधे ही चित्र में तबीयत उब गई। दोनों उठ खड़े हुए और नीचे आए। कपूर, अब की बार तुम ड्राइव करो। पम्मी बोली, नहीं, तुम ड्राइव करो। कपूर बोला, कहाँ चले? पम्मी ने स्टार्ट करते हुए कहा, जहाँ चाहो। कपूर ने विचारों में डूबे हुए कहा। पम्मी ने गाड़ी खूब तेज चला दी। सड़कें साफ थी। पम्मी का कॉलर फहराने लगा और उड़कर चंदर के गालों पर थपकियां लगाने लगा। चंदर दूर खिसक गया। पम्मी ने चंदर की ओर देखा और बजाय कॉलर ठीक करने के गले का एक बटन और खोल दिया और चंदर को पास खींच लिया। चंदर चुपचाप बैठ गया। पम्मी ने एक हाथ स्टीयरिंग पर रखा और एक हाथ से चंदर का हाथ पकड़े रही, जैसे वह चंदर को दूर नहीं जाने देगी। चंदर के बदन में एक हल्की सिहरन नाच रही थी। क्यों? शायद इसलिए कि हवा ठंडी थी, या शायद इसलिए कि उसने पम्मी का हाथ अपने हाथ से हटाने की कोशिश की। पम्मी ने हाथ खींच लिया और कार के अंदर की बिजली जला दी। कपूर चुपचाप ठाकुर साहब के बारे में सोचता रहा। कार चलती रही। जब चंदर का ध्यान टूटा तो उसने देखा कि कार मैकपर्सन लेक के पास रुकी है। दोनों उतरे। बीच में सड़क थी। इधर नीचे उतरकर झील और उधर गंगा बह रही थी। 8 बजा होगा। रात हो गई थी। चारों तरफ सन्नाटा था। बस सितारों की हल्की रोशनी थी। मैकफरसन झील काफी सूख गई थी। किनारे किनारे मछली मारने के मचान बने थे। इधर आओ, पम्मी बोली, और दोनों नीचे उतरकर मचान पर जा बैठे। पानी का धरातल शांत था। सिर्फ कहीं कहीं मछलियों के उछलने या सांस लेने से पानी हिल जाता था। पास ही के नीवा गांव में किसी के यहाँ शायद शादी थी, जो शहनाई का हल्का स्वर हवाओं की तरंगों पर हिलता डुलता हुआ आ रहा था। दोनों चुपचाप थे।
थोड़ी देर बाद पम्मी ने कहा, कपूर चुपचाप रहो, कुछ बात मत करना। उधर देखो पानी में, सितारों का प्रतिबिंब देख रहे हो? चुप्पे से सुनो, ये सितारे क्या बातें कर रहे हैं। पम्मी सितारों की ओर देखने लगी। कपूर चुपचाप पम्मी की ओर देखता रहा। थोड़ी देर बाद सहसा पम्मी एक बांस से टिककर बैठ गई। उसके गले के 2 बटन खुले हुए थे और उसमें से रूप की चांदनी फटी पड़ती थी। पम्मी आंखें बंद किए बैठी थी। चंदर ने उसकी ओर देखा और फिर जाने क्यों उसे देखा नहीं गया। वह सितारों की ओर देखने लगा। पम्मी के कॉलर के बीच से सितारे टूट टूट कर बरस रहे थे। सहसा पम्मी ने आंखें खोल दी और चंदर का कंधा पकड़कर बोली, कितना अच्छा हो अगर हर आदमी हमेशा अपने संबंधों में एक दूरी रखे, सेक्स ना आने दे। ये सितारे हैं, देखो कितने नजदीक हैं, करोड़ों बरस से साथ हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे को छूते तक नहीं। तभी तो संग निभ जाता है। सासा उसकी आवाज में जाने क्या छलक आया कि चंदर जैसे मदहोश हो गया। बोली, वाह, बस ऐसा हो आदमी अपने प्रेमास्पद को निकटतम लाकर छोड़ दे, उसको बांधे ना। कुछ ऐसा हो कि होठों के पास खींचकर छोड़ दे। और पम्मी ने चंदर का माथा होठों तक लाकर छोड़ दिया। उसकी गरम गरम सांसें चंदर की पलकों पर बरस गई। कुछ ऐसा हो कि आदमी उसे अपने हृदय तक खींचकर फिर हटा दे। और चंदर को पम्मी ने अपनी बाहों में घेरकर अपने वक्ष तक खींचकर छोड़ दिया। वक्ष की गरमाई चंदर के रोम रोम में सुलग उठी। वह बेचैन हो उठा। उसके मन में आया कि वह अभी यहाँ से चला जाए, जाने कैसा लग रहा था उसे। सहसा पम्मी बोली, लेकिन नहीं, हम लोग मित्र हैं। और कपूर, तुम बहुत पवित्र हो, निष्कलंक हो, और तुम पवित्र रहोगे। मैं जितनी दूर, जितना अंतर, जितनी पवित्रता पसंद करती हूँ, वह तुम में है और हम लोगों में हमेशा निभेगी, जैसे इन सितारों में हमेशा निभती आई है। चंदर चुपचाप सोचने लगा, वह पवित्र है। एकाएक उसका मन जैसे उबने लगा, जैसे एक विहक शिशु घबराकर अपने नीड़ के लिए तड़प उठता है, वैसे ही वह इस वक्त तड़प उठा सुधा के पास जाने के लिए। क्यों? पता नहीं क्यों। वहां कुछ है जो उसे जकड़ लेना चाहता है। वह क्या करे? पम्मी उठी, वह भी उठा। बांस का मचान हिला, लहरों में हरकत हुई। करोड़ों साल से अलग और पवित्र सितारे हिले, आपस में टकराए और चूर चूर होकर बिखर गए। रात भर चंदर को ठीक से नींद नहीं आई। अब गर्मी काफी पड़ने लगी थी। एक सूती चादर से ज्यादा ओढ़ा नहीं जाता था और चंदर ने वह भी ओढ़ना छोड़ दिया था। लेकिन उस रात को अक्सर एक अजीब सी कपकपी उसे झकझोर जाती थी और वह कसकर चादर लपेट लेता था। फिर भी जब उसकी तबीयत घुटने लगी तो वह उठ बैठता था। उसे रात भर नींद नहीं आई। बार बार झपकी आई और लगा कि खिड़की के बाहर सुनसान अंधेरे में से अजीब सी आवाजें आती हैं और नागिन बनकर उसकी सांसों में लिपट जाती हैं। वह परेशान हो उठता है। इतने में फिर कहीं से कोई मीठी सतरंगी संगीत की लहर आती है और उसे सचेत और सजग कर जाती है। एक बार उसने देखा कि सुधा और गेसु कहीं चली जा रही हैं। उसने गेसु को कभी देखा नहीं था, लेकिन उसने सपने में गेसु को पहचान लिया। लेकिन गेसु तो पम्मी की तरह गाउन पहनी हुई थी। फिर देखा बिनती रो रही है और इतना बिलख बिलख कर रो रही है कि तबीयत घबरा जाए। घर में कोई नहीं है। चंदर समझ नहीं पाता कि वह क्या करे। अकेले घर में एक अपरिचित लड़की से बोलने का साहस भी तो नहीं होता उसका। किसी तरह हिम्मत करके वह समीप पहुंचा तो देखा, अरे यह तो सुधा है। सुधा लुटी हुई सी मालूम पड़ती है। वह बहुत हिम्मत करके सुधा के पास बैठ गया। उसने सोचा सुधा को आश्वासन दे, लेकिन उसके हाथों पर जाने कैसे सुकुमार जंजीरें कसी हुई हैं। उसके मुंह पर किसी की सांसों का भार है। वह निश्चेत है। उसका मन अकुला उठा। वह चौंक कर जाग गया तो देखा वह पसीने से तर है। वह उठकर टहलने लगा। वह जाग गया था, लेकिन फिर भी उसका मन स्वस्थ नहीं था। कमरे में ही टहलते टहलते वह फिर लेट गया। लगा जैसे सामने की खुली खिड़की से
सैकड़ों सितारे टूट टूट कर भयानक तेजी से आ रहे हैं और उसके माथे से टकरा टकरा कर चूर चूर हो जाते हैं। एक मर्मांतक पीड़ा उसकी नसों में खौल उठी और उसे लगा जैसे उसके अंग अंग में चिताएं धधक रही हैं। जैसे तैसे रात कटी और सुबह उठते ही वह यूनिवर्सिटी जाने से पहले सुधा के यहाँ गया। सुधा लेटी हुई पढ़ रही थी। डॉक्टर शुक्ला पूजा कर रहे थे। बुआ जी शायद रात को चली गई थी, क्योंकि बिनती बैठी तरकारी काट रही थी और खुश नजर आ रही थी। चंदर सुधा के कमरे में गया। देखते ही सुधा मुस्कुरा पड़ी। बोली कुछ नहीं, लेकिन आते ही उसने चंदर के अंग अंग को अपनी निगाहों के स्वागत में समेट लिया। चंदर सुधा के पैरों के पास बैठ गया। कल रात को तुम कार लेकर वापस आए तो चुप्पे से चले गए। सुधा बोली, कहो, कल कौन सा खेल देखा? कल कल बहुत बड़ा खेल देखा, बहुत बड़ा खेल सुधी। चंदर व्याकुलता से बोला। अरे जाने कैसा मन हो गया कि रात भर नींद ही नहीं आई। और उसके बाद चंदर सब बताता गया, कैसे वह सिनेमा गया, उसने पम्मी से क्या बात की, उसके बाद कैसे कार पर उसने चंदर को पास खींच लिया और कैसे वे लोग मैकफर्सन झील गए और वहां पम्मी पागल हो गई। फिर कैसे चंदर को एकदम सुधा की याद आने लगी और फिर रात भर चंदर को कैसे कैसे सपने आए। सुधा बहुत गंभीर होकर मुंह में पेंसिल दबाए हुए कोहनी टेके बस चुपचाप सुनती रही और अंत में बोली, तो तुम इतने परेशान क्यों हो गए चंदर? उसने तो अच्छी बात कही थी। यह तो अच्छा ही है कि ये सब जिसे तुम सेक्स कहते हो वो संबंधों में न आए। उसमें क्या बुराई है? क्या तुम चाहते हो कि सेक्स आए? नहीं, कभी नहीं। तुम मुझे अभी तक समझ नहीं पाई। तो ठीक है, तुम भी नहीं चाहते कि सेक्स आए और वह भी नहीं चाहती कि सेक्स आए, तो झगड़ा क्या है? क्यों? तुम क्यों उदास हो इतने? सुधा बोली बड़े अचरज से। लेकिन उसका व्यवहार कैसा है? चंदर ने सुधा से कहा। ठीक तो है, उसने बता दिया तुम्हें कि इतना अंतर होना चाहिए, समझ गए? तुम लालची आदमी, चाहते होगे यह अंतर भी न रहे, इसलिए तुम उदास हो गए। छी! होठों में मुस्कुराहट और आंखों में शरारत की झलक छिपाते हुए सुधा बोली। तुम तो मजाक करने लगी, चंदर बोला। सुधा सिर्फ चंदर की ओर देखकर मुस्कुराती रही। चंदर सामने लगी हुई तस्वीर की ओर देखता रहा। फिर उसने सुधा के कबूतरों जैसे उजले मासूम नन्हे पैर अपने हाथों में ले लिए और भर्राई हुई आवाज में बोला, सुधा, तुम कभी हम पर विश्वास न हार बैठना। सुधा ने किताब बंद करके रख दी और उठकर बैठ गई। उसने चंदर के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, पागल कहीं के, हमें कहते हो, अभी सुधा में बचपन है और तुम में क्या है? वाह रे, छुई मुई के फूल। किसी ने हाथ पकड़ लिया, किसी ने बदन छू लिया तो घबरा गए। तुमसे अच्छी लड़कियां होती हैं। सुधा ने उसके दोनों हाथ झकझोरते हुए कहा, नहीं सुधी, तुम नहीं समझती। मेरी जिंदगी में एक ही विश्वास की चट्टान है और वह हो तुम। मैं जानता हूँ कि कितने ही जल प्रलय हो, लेकिन तुम्हारे सहारे मैं हमेशा ऊपर रहूंगा। तुम मुझे डूबने नहीं दोगी। तुम्हारे ही सहारे मैं लहरों से खेल भी सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा विश्वास अगर कभी हिला तो मैं किन अंधेरी गहराइयों में डूब जाऊंगा, यह कभी मैं सोच नहीं पाता। चंदर ने बड़े कातर स्वर में कहा। सुधा बहुत गंभीर हो गई। क्षण भर वह चंदर के चेहरे की ओर देखती रही और फिर चंदर के माथे पर झूलती हुई एक लट को ठीक करती हुई बोली, चंदर, और मैं किसके विश्वास पर चल रही हूँ, बोलो? लेकिन मैंने तो कभी नहीं कहा कि चंदर अपना विश्वास मत हारना। और क्या कहूँ, मुझे अपने चंदर पर पूरा विश्वास है। मरते दम तक विश्वास रहेगा। फिर तुम्हारा मन इतना डगमगा क्यों गया? बुरी बात है ना? चंदर ने सुधा के कंधे पर अपना सिर रख दिया। सुधा ने उसका हाथ लेकर कहा, लाओ, यहाँ छुआ था पम्मी ने तुम्हें, और उसका हाथ होठों तक ले गई। चंदर कांप गया। आज सुधा को यह क्या हो गया है? लेकिन होठों तक हाथ ले जाकर झाड़ने फूकने वालों की तरह सुधा ने फूंक कर कहा, जाओ, तुम्हारे हाथ से पम्मी के स्पर्श का जहर उतर गया। अब तो ठीक हो गए, पवित्र हो गए, छू मंतर। चंदर हंस पड़ा।
उसका मन शांत हो गया। सुधा में जादू था, सचमुच जादू था। बिनती चाय ले आई, 2 प्याले। सुधा बोली, अपने लिए भी लाओ। बिनती ने सिर हिलाया। सुधा ने चंदर की ओर देखकर कहा, ये पगली जाने क्यों तुझसे झेपती है। ये पगली जाने क्यों तुमसे झेपती है। झेपती कहाँ हूं? बिनती ने प्रतिवाद किया और प्याला भी ले आई और जमीन पर बैठ गई। सुधा ने प्याला मुंह से लगाया और बोली, चंदर, तुमने पम्मी को गलत समझा है। पम्मी बहुत अच्छी लड़की है, तुमसे बड़ी भी है और तुमसे ज्यादा समझदार है और उसी तरह व्यवहार भी करती है। तुम अगर कुछ सोचते हो तो गलत सोचते हो। मेरा मतलब समझ गए ना? जी हाँ गुरुवानी जी, अच्छी तरह से। चंदर ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा। बिनती हंस पड़ी और उसकी चाय छलक गई। नीचे रखी हुई चंदर की जरीदार पेशावरी सैंडलें भीग गई। बिनती ने झुककर एक अंगूछे से उसे पोंछना चाहा तो सुधा चिल्ला उठी, हाँ हाँ छुओ मत, कहीं इनकी सैंडल भी बाद में आके न रोने लगे। सुन बिनती, एक लड़की ने कल इन्हें छू लिया तो आप आज उदास थे। अभी तुम सैंडल छुओ तो कहीं जाके कोतवाली में रपट न कर दे। चंदर हंस पड़ा और उसका मन धुलकर ऐसे निखर गया जैसे सीरत का नीलाप आकाश। अब पम्मी के यहाँ कब जाओगे? सुधा ने शरारत भरी मुस्कुराहट से पूछा। कल जाऊंगा। ठाकुर साहब पम्मी के हाथ अपनी कार बेच रहे हैं तो कागज पर दस्तखत करना है। चंदर ने कहा, अब मैं निडर हूँ। कहो बिनती, तुम्हारे ससुर का क्या कोई खत नहीं आया? बिनती झेप गई। चंदर चल दिया। थोड़ी दूर जाकर फिर मुड़ा और बोला, अच्छा सुधा, आज तक जो काम हो बता दो। फिर 1 महीने तक मुझसे कोई मतलब नहीं। हम थीसिस पूरी करेंगे, समझी? समझे, हाथ पटककर सुधा बोली। आज की कहानी यहीं तक। शेष कहानी अगले अंक में। तब तक सुनते रहिए बोलती किताबें और हाँ, कमेंट करना और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।